नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, जो कि 2025 सत्र में आयोजित कराया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन स्टूडेंट का एग्जाम इस बार एमसीक्यू पैटर्न पर होना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यह क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। मुझे आशा है कि आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सेमेस्टर फोर्थ में जो आप लोग का केमिस्ट्री है दोस्तों, उसका पेपर टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आप डेट देख सकते हैं, 6/5/2025 का ये प्रश्न पत्र है, और पेपर आईडी इसकी है 5404। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, देखिए इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इनर्ट गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है? तो अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP6। ठीक है, यानी कि लास्ट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और NH2NSP ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम पहले ऑप्शन में देखेंगे जिसमें लास्ट में N2P6 दिया गया है और 3S2, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 2P6 3S1 बिल्कुल नहीं इसमें होगा। 364 इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, पहले का डी करेक्ट है। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 ये इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और प्रश्न नंबर 2 जिसमें पूछा गया कि क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करता है किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भाई ऑप्शन ए लगाया था उनका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को किसके द्वारा समझाया जा सकता है? आपके ऑप्शन दिए गए थे आप बाउ प्रिंसिपल, हुन्स का नियम, सी दिया गया पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और डी दिया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हुंड का नियम। जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया है उनका सही उत्तर होगा। नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनकी उपस्थिति को हुंड के नियम के द्वारा हम समझा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। डी कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 10 होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो मैंने कल मॉडल पेपर आप लोगों के लिए कराया था, सेम उसी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है भाई, मॉडल पेपर मैंने दे दिए हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, डीडीयू का क्वेश्चन पेपर हमने 2024 वाला सॉल्व कराया था, और उस क्वेश्चन पेपर से खूब सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं इस पेपर में। बाकी मॉडल पेपर से भी प्रश्न आए हुए हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि पोटेशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करता है, यद्यप इसमें 3d कक्षक रिक्त होते हैं। यह तथ्य बताता है। तो यह तथ्य क्या बताता है दोस्तों? याद रखेंगे, ये आपवाऊ सिद्धांत बताता है। ठीक है, N+L रूल। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जिन्होंने 5वें का ए लगाया उनको सही पूरा नंबर मिलेगा भाई। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह 3pz कक्षक के लिए सत्य है? तो 3pz कक्षक के लिए सत्य इनमें से कौन सा होगा? तो ध्यान रखेंगे n=3, l=1, m=0। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर है। जिन्होंने बी लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 7, और 7वां क्वेश्चन पूछा गया था कि एक परमाणुवीय कक्षक तरंग फलन का रेडियल भाग निर्भर करता है। द रेडियल पार्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन। तो ये डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड करता है एल और एम पर, या फिर n+L पर। तो आप ध्यान रखेंगे n एंड l। आपका ए ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है भाई उनका कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक परमाणुवीय कक्षक तरंग फलन का रेडियल भाग जो निर्भर करता है वो n और l पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, और इसमें पूछा गया था कि द नंबर ऑफ नोड 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल इज रिस्पेक्टिवली। तो 3s 3p 3d कक्षक में नोड की जो संख्या होती है वो होती है 2। 3s में 2 होगी, 3p में 1 होगी, और 3d में 0। इसलिए ऑप्शन बी लगा देंगे आप करेक्ट उत्तर इस प्रश्न में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 9, और आप सब इस क्वेश्चन का आंसर करके आए होंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ है, क्योंकि पूछा गया कि समीकरण del x इंटू del p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 व्यक्त करता है। तो ये क्या व्यक्त करता है? हाइजेंसबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत
व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि सी इन्होंने लगाया है, जिन्होंने ये पेपर भेजा है, डी ब्रॉगली इक्वेशन। बिल्कुल डी ब्रॉगली इक्वेशन नहीं होगा भाई। हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्रव्यमान m के कण से संबंध तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए डी ब्रॉगली समीकरण कौन सा है? तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन mv। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने 2-3 मॉडल पेपर में करा रखे थे और सेम वही पूछा लिया गया है इसमें। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कक्षों में किसमें कोई नोडल तल नहीं है? नोडल तल पूछा गया इनमें से नहीं है। तो भाई 3p में नोडल पाए जाते हैं, 3d में भी नोडल होता है, 2p में नोडल होता है, लेकिन यहाँ पर 11 नंबर में ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाए, क्योंकि 1s में कोई 1s कक्षा में कोई भी नोडल तल नहीं है। ऑप्शन ए लगा देंगे 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। जिन्होंने ए लगाया उनका भाई कंप्लीट मार्क्स मिलेगा आपको। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, जिसकी पूछा गया था कि द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव संख्या है। तो याद रखेंगे 2n2। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 नंबर का ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, और इसमें पूछा गया था कि विच क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से कौन सी क्वांटम संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है? पहला दिया गया ऑप्शन ए n, बी दिया गया एल, सी है m और डी दिया गया s। तो याद रखेंगे इसमें जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्रोडिंगर वेव समीकरण से स्पिन क्वांटम संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन डी लगा देंगे सही उत्तर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू, तो इक्वल टू होता है b माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर। ऑप्शन ए 14 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि है द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण में से कौन सा हो जाएगा? डेल 2 साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। इसलिए सी आंसर आप सब लगाएंगे करेक्ट उत्तर। जिन्होंने सी लगाया उनका सही उत्तर होगा। आप सब इस प्रश्न को करके आए होंगे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमने पहले ही करा दिए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ni का परमाणु क्रमांक 28 है और ni2 प्लस आयतन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें -4 लगेगा 2। ठीक है, क्योंकि +2 लगा हुआ है तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसलिए ऑप्शन सी लगा देंगे सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयतनीय विश्लेषण में उपयोग नहीं किया जाता है? तो आयतनीय विश्लेषण में उपयोग किसका नहीं किया जाता है? क्ले पाइप त्रिकोण का उपयोग नहीं किया जाता है। डी आंसर लगाएंगे इसमें सही उत्तर। प्रश्न नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि इन विच द फॉलोइंग पेयर विच वन इज नॉट करेक्ट, यानी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया फिनेल्फ्थीन आंतरिक सूचना, ये सही कथन है। बी है पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं सूचना, ये भी सही है। पोटेशियम फेरिस साइनाइड वाय सूचक, ये वाय सूचक नहीं होते हैं, ये स्वयं सूचक होते हैं पोटेशियम फेरिस साइनाइड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी गलत कथन है। तो आप लगा देंगे ऑप्शन सी। जिन्होंने सी लगाया उनका कंप्लीट आंसर मिलेगा उनको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आयोडीन का हाइपो के साथ अनुमापन में एक सूचक के रूप में किया जाता है? पहला है मिथाइल रेड, बी है मिथाइल ऑरेंज, सी दिया गया स्टार्च और डी है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो इसमें करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी स्टार्च सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? आणविक भार इंटू क्षारकता। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, जिसमें पूछा गया था द अमाउंट ऑफ NaOH यूज इन द ट्रीटेशन ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 NaCl इज। तो इसमें कितना यूज किया जाएगा? इसकी मात्रा, प्रयुक्त मात्रा पूछी गई है कि 0.1 NaCl के 100 मिली के अनुमापन में प्रयुक्त NaOH की मात्रा कितनी है? तो इसकी जो मात्रा है दोस्तों वो है 0.4 ग्राम। ऑप्शन सी लगा देंगे सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, और 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑक्जेलिक अम्ल के विरुद्ध KMnO4 का अनुमापन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल के विरुद्ध KMnO4 का जो अनुमापन है वो है रेडॉक्स अनुमापन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, और इसमें पूछा गया है कि भारात्मक विश्लेषण का मूल सिद्धांत क्या है? तो भारात्मक विश्लेषण का जो मूल सिद्धांत है वो द्रव्यमान परिवर्तन का मापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ मास चेंज। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है प्रश्न नंबर 24, जिसमें पूछा गया था कि भारात्मक विश्लेषण में कौन सा चरण विलेय के अवक्षेप को अलग करने से संबंधित है। पहला दिया गया था अवक्षेपण, साअवक्षेपण या निस्पंदन या पश्च अवक्षेपण। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी होगा सह अवक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे करेक्ट उत्तर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे सस्पेंस है आपके 24 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, और मेरे हिसाब से एग्जैक्ट आंसर इसका सह अवक्षेपण होना चाहिए। कुछ लोगों ने इसका निस्पंदन आंसर लगाया है। ठीक है, तो आप सबके अनुसार एग्जैक्ट क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25, जिसमें है कि भारात्मक विश्लेषण में पश्च अवक्षेपण का प्राथमिक उद्देश्य। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है दोस्तों कि अवक्षेपण से अशुद्धि जो है उनको हटाना। ऑप्शन डी लगाएंगे सही उत्तर। 25 नंबर का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26, जिसमें पूछा गया है कि विलायक निष्कर्षण किस नियम पर आधारित है। तो विलायक निष्कर्षण ये आधारित है दोस्तों नरस्ट का वितरण नियम पर, इसलिए ऑप्शन डी लगा देंगे इसमें सही उत्तर। 26 का डी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्तंभ वर्ण लेखन में एक अधिशोषक के रूप में नहीं किया जा सकता। अधिशोषक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता ये बताना है। तो पहला है पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, सक्रिय एल्यूमिना या पोटेशियम पर मैग्नेट। तो भाई पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए आंसर डी इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा आपका। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि एक जलीय विलयन में 100 मिली कार्बनिक विलायक का उपयोग करके एक विलय निष्कर्षित किया गया, और किस स्थिति में आप निष्कर्षण की अधिकतम दक्षता की अपेक्षा करते हैं। तो इनमें से दोस्तों आपका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलायक को 20 मिली की 5 किस्तों में मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैच एक्सटेंशन ऑफ सेपरेशन इज जनरली यूज व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन रेशन डी ऑफ सैल्यूट इज। यानी कि पृथक्करण की बैच निष्कर्षण विधि का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब विलेय का वितरण अनुपात डी होता है, अधिक होगा या कम होगा। तो जब कम होता है, लो होता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 29, क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लो। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस तकनीकी को वर्ण लेखन भी कहते हैं। ठीक है, विच टेक्निक इज नोन एज कलर राइटिंग। पहला है क्रोमेटोग्राफी, दूसरा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सी है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन नहीं होगा, द्रव्यमान भी नहीं होगा, एनएमआर भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को वर्ण लेखन भी कहते हैं, इसलिए आंसर नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा आपका। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, आरएफ वैल्यू पूछी गई है। आरएफ की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। आरएफ की वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32, जिसमें पूछा गया है कि मापे गए मान और वास्तविक मान के मध्य का अनुबंध कहलाता है। तो मापे गए मान के मध्य का जो अनुबंध है उसको क्या बोलते हैं, उसको तो बोला जाता है शुद्धता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 33, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक पड़ता है, यह थर्मामीटर है। यथार्थ लेकिन सटीक नहीं, बिल्कुल सही है, ये यथार्थ है लेकिन सटीक नहीं। तो 33 नंबर का जिन्होंने ए लगाया है उनका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, और इस क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोजिशनल एवरेज। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिति औसत नहीं है, स्थिति औसत नहीं है पूछा गया है। बहुलक ऑप्शन में दिया गया है, मध्य दिया गया है, मध्यमान, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 34 में जो आपका सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य। चलिए अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी अवॉइडेड। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि टाली नहीं जा सकती है। तो इनमें से दोस्तों निर्धारित जो त्रुटियां होती है उनको टाला नहीं जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 35 नंबर का सही उत्तर। 36 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है मैक्सिमम लैम्डा मैक्स वैल्यू। मैक्सिमम लैम्डा मैक्स वैल्यू पूछी गई है, इनमें से कौन सी कंपाउंड की होगी। तो आप लोग याद रखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी का जो लैम्डा मार्क्स का मान है वो सबसे हाईएस्ट होगा, अधिकतम होगा, इसलिए ऑप्शन बी लगाएंगे सही उत्तर। जिन्होंने 35 का ऑप्शन नंबर
ए लगाया उनका सही उत्तर है, और 36 का जिन्होंने बी लगाया उनका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ये हर पेपर में पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी के पेपर में। यहाँ पर तो एक ही आया है, लगभग आपके अदर विश्वविद्यालय में 3 से 4 प्रश्न पूछते हैं। हाईएस्ट पूछेगा, इंक्रीजिंग लेवल पूछेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है, चारों आते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन। पूछा गया है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे कम ऊर्जा संक्रमण किसका है? तो सबसे कम ऊर्जा संक्रमण जो होगा वो होगा एन से पाई स्टार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। जिन्होंने सी लगाया है सही मार्क्स उनको मिलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि होमो एन्युअल डाइन के लिए लैम्डा मार्क्स का सही मूल मान कौन सा है? तो उसका सही मान जो होगा वो हो जाएगा 253 nm। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाया है उनका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुडवर्ड फिशर नियम का उपयोग करके निम्नलिखित अणु का लैम्डा मार्क्स का आकलन कीजिए। तो इसका लैम्डा मार्क्स जो आएगा, लैम्डा मैक्स का मान जो इसका आएगा वो आएगा 227 nm। ऑप्शन नंबर ए 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 40, प्रश्न नंबर 40, जिसमें है कि व्हाट काइंड ऑफ द शिप विल बी ऑब्जर्व्ड इफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, यानी कि यदि एनिलीन को एनिलीनियम आयन में परिवर्तित किया जाए तो किस प्रकार का बदलाव देखा जाएगा? तो इसमें जो बदलाव आप लोग को देखने को मिलेगा वो होगा हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, और इसमें पूछा गया वाइब्रेशनल मोड फॉर लीनियर मॉलिक्यूल कैन बी, यानी कि रैखिक अणु के लिए कंपन मोड हो सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि रैखिक अणु के लिए कंपन मोड जो होता है वो 3n-5 होता है। ऑप्शन ए सही है। 41 नंबर का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जल के अणु के आईआर स्पेक्ट्रम में कितने बैंड दिखते हैं? तो बैंड जो दिखाएगा वो दिखाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये सभी क्वेश्चन लगभग बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर के 90% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से ही आए हैं, और प्रीवियस ईयर जो डीडीयू का पेपर था वहां से रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आप सब लोग भी इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर, जिसमें है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल आवृत्ति का मान निर्भर करता है। तो इसका जो आवृत्ति का मान है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ये निर्भर करता है बल स्थिरांक यानी फोर्स कांस्टेंट और रेड्यूसर्स मास, इन दोनों पर निर्भर करेगा। ए एंड बी दोनों इसके सही उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 44, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस अणु के लिए V = 0 उच्चतम होगा? तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर इसमें 44 का जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है उनका सही उत्तर होगा। इसका मान सबसे हाईएस्ट होगा, अधिकतम होगा। प्रश्न नंबर 45, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आईआर में फिंगरप्रिंट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन आईआर इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन? तो फिंगरप्रिंट रीजन जो है दोस्तों वो है 600 से लेकर के 1400 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। 45 का जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया है उनका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दर अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा अधिकतम जो विद्युत तरंग दर अधिकतम होगी वो रेडियो तरंग की होगी। रेडियो वेव की सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईआर निष्क्रिय है लेकिन रमन सक्रिय है? तो आईआर निष्क्रिय कौन सा है? जो आपके N2 है, यानी कि जैसे कि होमो मॉलिक्यूल जैसे N2 H2 ये सभी क्या हैं? ये सभी रमन आईआर निष्क्रिय है लेकिन रमन सक्रिय है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर था। 47 का ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि दृढ़ रोटर के घूर्णी स्पेक्ट्रम के दो क्रमागत वर्णक्रमीय रेखाओं के बीच की दूरी होती है। तो इसके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों वो आप सब याद रखेंगे, वो होती है 2b। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रमन लाइन ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? स्टोक लाइन बोलते हैं। रमन लाइन ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड आर कॉल्ड स्टोक लाइन। ऑप्शन ए 49 नंबर प्रश्न में सही उत्तर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया था कि सरल हार्मोनिक दोलित्र में कंपन संक्रमण के लिए चयन का नियम, तो चयन का नियम है डेल V = ±1, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। तो भाई जो भी प्रश्न थे 50 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। हो सकता है इस प्रश्न में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूरक प्रश्न मिल जाएं, यानी कि सस्पेंस क्वेश्चन जिनका एग्जैक्ट आंसर मिल पाना संभव नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है।
ये इसलिए होता है ताकि कोई भी स्टूडेंट पूर्णांक को ना प्राप्त कर पाए। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की मंत्रणा है जो देती है। फिलहाल अगर किसी भी क्वेश्चन पे आप सभी को डाउट है तो अपना मत जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको आंसर की चाहिए, तो आप लोग 9984947535 इस पर आप लोग हमें अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपको आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।